हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले वीडियोस में इन्फ्लुएंस लाइन पढ़ी थी सपोर्ट रिएक्शंस के लिए। ये इन्फ्लुएंस लाइन हमने समझी थी आर ए और आर बी के लिए, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और समझा था कि इन्फ्लुएंस लाइन होती क्या है। जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो डायग्राम होता है इस टाइप से, कुछ आर ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन होती है और ये आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन होती है, जिससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे और एक आपको करने भी दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया। और नाउ हम नेक्स्ट इन्फ्लुएंस लाइन की तरफ चलते हैं। अब हमें पढ़ना है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शीयर फोर्स। शीयर फोर्स के लिए भी हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालना है। तो बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं शीयर फोर्स होता क्या है। हमने पहले भी कई टाइप से शीयर फोर्स फाइंड आउट किए हैं। तो शीयर फोर्स की बेसिक डेफिनेशन होती है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी वन डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन। इट मे बी लेफ्ट और मे बी राइट। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ की थी, उसी बेसिस पे हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंसीडर आ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान लेंथ ऑफ स्पान L कैरिंग आ मूविंग यूनिट लोड। हमारा जो स्पान लेंथ है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A। हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर की है जिसकी स्पान लेंथ L है और उसमें जो हमारा एक यूनिट लोड है वो x डिस्टेंस से है A पर। सो वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम और यहाँ पर एक पॉइंट लोड है 1 किलो न्यूटन का, जिसकी डिस्टेंस A एंड से x मीटर। ओके, लेट कंसीडर अ सेक्शन C at which shear force is to be found। अब हमने इसमें एक सेक्शन कंसीडर कर लिया है जिसको हमने नाम दिया है C। ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसका नाम दिया हमने C। द लेंथ ऑफ स्पान AC इज इक्वल्स टू स्मॉल a। हमने कंसीडर किया हमारे पास जो AC स्पान है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल a, एंड एंड CB इज इक्वल्स टू स्मॉल b। और जो हमारी CB की लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल b। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करना है एक पर्टिकुलर सेक्शन पर। तो हमें सेक्शन मिल गया है C। इस लोड के कारण C पर जनरेट होने वाले शीयर फोर्स के लिए हमें इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करनी है। जबकि हमारा जो 1 किलोमीटर का लोड है दैट कैन बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। A से निकलकर B तक किसी भी पॉइंट पर हमारा जो लोड है वो जा सकता है। ओके, सो देयर मे बी two possible cases for evaluation of इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा जो लोड है वो क्या हो रहा है, ये लोड जो 1 किलोमीटर का है दैट कैन बी मूव, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे 2 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले केस 1, हमारा जो सबसे पहला केस है, अगर हमारा जो 1 किलोमीटर का लोड है वो A से लेके C के बीच में हो। केस 1, व्हेन लोड इज बिटवीन A एंड C। जो हमारा लोड है वो A और C के बीच में है। जबकि जो हमारा केस 2 है वो क्या है, व्हेन लोड इज बिटवीन C एंड B। जो हमारा लोड यहाँ से यहाँ तक है फर्स्ट केस, और सेकंड केस लोड यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस 2 कंडीशंस में अलग अलग शीयर फोर्स कैलकुलेट करना है। सो फॉर केस 1, केस 1 के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम केस 1 के लिए इसको सॉल्व कर रहे होंगे
तो हमें देखना होगा कि हमसे पूछा क्या गया है कि हमें सी पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालना है। फर्स्ट केस के लिए जो हमारा लोड है वो ए से सी के बीच में है 1 किलो न्यूटन, दैट मीन्स सी के राइट साइड कोई भी लोड नहीं है अदर देन आर बी। शेयर फोर्स क्या होता है, किसी एक सेक्शन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों में से किसी एक साइड लगने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम इज कॉल्ड शेयर फोर्स। तो अब हम देख रहे हैं सी के राइट साइड एक फोर्स है जबकि लेफ्ट साइड 2 फोर्स हैं, तो हमें इजी पड़ेगा राइट साइड से कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स का राइट साइड जब हम शेयर फोर्स निकालेंगे तो दैट विल बी आर बी ओनली। कितना होगा, आर बी। चाहे लोड यहाँ से कहीं भी हो, सी पर जो शेयर फोर्स होगा वो कितना होगा, आर बी ही होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो शेयर फोर्स एट सी विल बी इक्वल्स टू माइनस आर बी, क्योंकि इसके यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर शेयर फोर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस आर बी। वहीं अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर केस 2, केस 2 के केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो शेयर फोर्स एट सी विल बी इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब ये हमारा लोड यहाँ से पार होके कहाँ आ गया है, यहाँ पर, दैट मीन्स लोड इज़ बिटवीन सी टू बी। तो उस केस में जब हम लेफ्ट साइड कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, आर ए, और चूँकि यहाँ पर ये लोड तो पास हो गया यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ओनली आर ए, सो दैट विल बी प्लस आर ए। सो शेयर फोर्स एट सी जब हमारा सेकंड केस में कितना होगा, प्लस आर ए, और फर्स्ट केस में कितना होगा, माइनस आर बी। सो here we know that RB is equals to x upon L, so value will be this, and RA is equals to L minus x upon L। ये हमने कहाँ से निकाला है, पिछले क्वेश्चन पे हमने इन्फ्लुएंस लाइन के लिए से उसकी ये दोनों कैलकुलेशंस किए थे। RB की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एक्स अपॉन एल, और RA की वैल्यू कितनी होती है, L माइनस एक्स अपॉन एल। सो हेयर वी हैव सम बाउंड्री कंडीशन कि जो हमारी फर्स्ट केस में x की वैल्यू है वो कहाँ से पास होती है, 0 से लेकर a तक जाएगी, जबकि हमारा जो सेकंड केस है उसमें x की वैल्यू a से लेकर l तक जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और टोटल डिस्टेंस कितनी है, l है। सो फर्स्ट कंडीशंस में हमारे x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर a तक जाएगी, जबकि सेकंड कंडीशन में हमारी वैल्यू a से स्टार्ट होकर l तक जाएगी। तो हम इसके लिए ILD ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर केस 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, मीन्स हमारा लोड कहाँ है, a पर है, तो उस केस में शेयर फोर्स एट c विल बी इक्वल्स टू, चूँकि वैल्यू क्या है, x अप आर बी, दैट इज x अपॉन l, तो उस हिसाब से वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू विल बी 0। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू a, क्योंकि इसके बाद हमारी फर्स्ट केस खत्म हो जाता है, तो अगर x की वैल्यू a तक जाती है तो शेयर फोर्स एट c विल बी इक्वल्स टू x अपॉन l, से वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन l। ओके, और सेकंड कंडीशन में फॉर केस 2, अगर हमारे पास केस 2 है, मैंने आपको बताया केस 2 में हमारी जो वैल्यू है x की वो a से स्टार्ट होगी, तो अगर x इज इक्वल्स टू a है तो शेयर फोर्स एट c विल बी इक्वल्स टू l माइनस एक्स अपॉन l, से कितना हो जाएगा ये, l माइनस a अपॉन l, दैट इज l माइनस a की वैल्यू क्या है, b, सो b अपॉन l। जबकि हमारी x इज इक्वल्स टू l, चूँकि हमारी a के बाद मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी पॉसिबल है वो कितनी है, l तक है, तो शेयर फोर्स एट c विल बी इक्वल्स टू l माइनस l अपॉन l, दैट इज 0। तो अगर हम अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर एक सेक्शन है C जहाँ पर हमें शेयर फोर्स निकालना है। तो अगर हम शेयर फोर्स वो डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम है RA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनती है। हमें मालूम है कि शेयर फोर्स की वैल्यू सबसे पहले हम देख लेते हैं C पर शेयर फोर्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव C, सो दैट विल बी माइनस a अपॉन l। तो फर्स्ट केस में अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करें तो हमें मालूम है कि RA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा। ओके, तो हमें मालूम है कि RA के केस में हमारी जो वैल्यू है शेयर फोर्स एट C, दैट इज़ पॉजिटिव b अपॉन l, तो दैट वैल्यू विल बी b अपॉन l। तो शेयर फोर्स की वैल्यू जो हमारा लोड
कहाँ है, ए पर है, तो वैल्यू कितनी है B/L, जबकि हमारे x की वैल्यू अगर L है, लोड हमारा कह सकते यहाँ तक आ जाता है, तो वैल्यू इज़ 0। तो हमारी जो शेयर फोर्स की जो यूज़ है वो सिर्फ इतनी इन्फ्लुएंस लाइन यूज़ होगी, क्योंकि लोड इस केस में यहाँ नहीं हो सकता। जबकि सेकंड केस में हमसे कहा गया है कि RB के लिए इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। RB के लिए इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो C पॉइंट पर वैल्यू कितनी है हमारी A/L, सो दैट हाइट विल बी A/L, और जब हमारा लोड C पॉइंट पर है तो वैल्यू इज़ A/L, और जब हमारा लोड x की वैल्यू 0 है, सो दैट इज़ 0। तो हमारी सिर्फ इतनी इन्फ्लुएंस लाइन कंसीडर की जाएगी। अब जब हम इसमें मेन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं तो जनरली हम इन दोनों डायग्राम्स को ऐड कर देते हैं। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ऊपर बनता है हमारा RA का डायग्राम, और जो हमारा RB का डायग्राम है वो जस्ट अपोजिट इसके नीचे बनता है। यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 0, और जो हमारा C सेक्शन था वहाँ पर इन दोनों डायग्राम्स को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर। दैट हाइट इज़ B/L एंड दैट हाइट इज़ A/L, वेयर दिस इज़ A, दिस इज़ B। तो बेसिकली हम समझते हैं ये जो हमारे मेन लास्ट डायग्राम हुआ, ये क्या है, हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है शेयर फोर्स के लिए। हमें अगर किसी भी पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालना है तो उस पॉइंट के लेफ़्ट साइड केवल RB की इन्फ्लुएंस लाइन इफेक्टिव होती है, और उस पॉइंट के राइट साइड RA की इन्फ्लुएंस लाइन इफेक्टिव होती है। रिमेनिंग पोर्शंस का इस इन्फ्लुएंस लाइन में कोई भी यूज़ नहीं होता। तो ये थी हमारी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स। इसी के बाद हम सेकेंड केस समझ लेते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन। अब हमें किसी एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। सो कंसीडर अ बीम AB ऑफ स्पान L कैरिंग अ पॉइंट लोड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A। तो हमने फिर से एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर कर लिया है जिसमें एक 1 किलोमीटर का पॉइंट लोड है जिसकी डिस्टेंस A है। नाउ लेट कंसीडर अ सेक्शन C एट विच द बेंडिंग मोमेंट इज टू बी फाउंड। तो हमने यहाँ पर एक अगेन C सेक्शन कंसीडर कर लिया है जिस पे बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है, जहाँ पर सेम जैसा हमने पिछले स्टेप में किया था, AC की लेंथ कितनी है A, एंड जो हमारा CB की लेंथ है वो कितनी है B। सो हेयर AC इज इक्वल्स टू A एंड CB इज इक्वल्स टू B। अगेन देयर में बी 2 पॉसिबल केसेस। हम यहाँ पर अगेन फिर से 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1 व्हेन लोड इज़ बिटवीन A एंड C एंड व्हेन लोड इज़ बिटवीन C एंड B। मतलब पहले कंडीशन में जब हमारा लोड है वो A और C के बीच में हो, दूसरे केस में जो लोड हो वो C और B के बीच में हो। 2 पॉसिबल केसेस हैं चूँकि हमारा लोड जो है वो रोलिंग है। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम है फॉर बोथ केस, दोनों कंडीशन में जो हमारी RA की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू L माइनस x/L, हमने पहले ही निकाल रखा है, और जो हमारी RB की वैल्यू है वो कितनी है x/L, ये हमें पहले से मालूम है। अब चूंकि हमसे कहा गया है कि हमें C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है ना, ड्यू टू यूनिट लोड। तो जब हमारा यूनिट लोड यहाँ पर है तो जब यूनिट लोड की पोजीशन यही है तो उस केस फॉर केस 1 मूवमेंट एट C, हम C पर मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट एट पॉइंट C विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो हमारा लोड यहाँ पर है तो C पर मूवमेंट कितना होगा RB इंटू B, है ना, RB इंटू B। सो MB इक्वल्स टू माइनस RB इंटू B। सो RB की वैल्यू कितनी है x/L एंड B तो भी है, मल्टीप्लाई बाय B। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर केस 2 मूवमेंट एट C। केस 2 दैट मीन्स अगर लोड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं, सो हम C पर अगर इधर से मूवमेंट निकालेंगे तो RA इंटू A, चूँकि लोड तो हमारे यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा। तो मूवमेंट एट C विल बी इक्वल्स टू माइनस RA इंटू A। सो RA की वैल्यू कितनी है हमारी L माइनस x/L मल्टीप्लाई बाय A। तो ये हमारे दोनों के दोनों मूवमेंट्स आ गए। या हम इसको और चेंज करके x/L और B को हम क्या लिख सकते हैं L माइनस x भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम B को L माइनस A भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों मूवमेंट्स आ गए हैं। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, हम बाउंड्री कंडीशंस कह सकते हैं कि जब हमारा लोड, जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे लोड की x की डिस्टेंस 0 से लेकर A तक पॉसिबल है, और सेकंड केस में हमारी जो लोड की पोजीशन है वो A से लेकर L तक पॉसिबल है। तो हम इसको सॉल्व करके बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं।
सो फॉर केस 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट केस में जब हमारी x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स लोड कहाँ पर है, a पॉइंट पर, तो उस केस में x की वैल्यू जब हमारी 0 है तो मूवमेंट एट c विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारे c पर मूवमेंट कितना आया था फर्स्ट केस के लिए, x अपॉन एल एल माइनस ए। सो x अपॉन एल माइनस ए, चूँकि हमें मालूम है हमारे x की वैल्यू कितनी है 0, तो अगर हम इसको 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्टली मूवमेंट क्या हो जाएगा 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू a, चूँकि फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू इससे आगे नहीं जा सकती, तो एम सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन एल माइनस ए, ये हमारा नेट मूवमेंट आ जाएगा c पर। दैट मीन्स हमारे जो x से ले 0 से लेकर a तक वैल्यू 0 से लेकर a अपॉन एल इंटू एल माइनस ए तक वेरी करेगी। सेकेंड फॉर केस 2 व्हेन सेकेंड केस में x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी, जब x की वैल्यू a है तो mc की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड केस में हमारा मूवमेंट कितना आया था l माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए, एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू अगर हम a पुट कर देते हैं तो l माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम a पुट करेंगे तो l माइनस ए इंटू ए अपॉन एल, ओके। जबकि हम व्हेन x इज इक्वल्स टू l, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी l तक, तो mc की वैल्यू कितनी हो जाएगी l माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई a, सो दैट विल बी 0, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पे बेस लाइन खींच लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो मूवमेंट कितना है 0, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 0। जब x की वैल्यू हमारी a तक गई, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a मान लें, तो अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू a तक गई तो मूवमेंट कितना आया हमारा a अपॉन एल माइनस ए। जबकि सेकेंड केस में जब हमारे x की वैल्यू l है, दैट मीन्स यहाँ पर तो मूवमेंट की वैल्यू 0 है, जबकि यहाँ पर l माइनस ए अपॉन एल सेम वैल्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। ये हमारी मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू है, जहाँ पर हम मैक्सिमम मूवमेंट कितना आया है, मूवमेंट एट c इज इक्वल्स टू a अपॉन एल माइनस ए। इसको हम अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो l माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं b, तो ए बी अपॉन एल, मूवमेंट एट c की वैल्यू ये भी हमने निकाल रखी है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई मूवमेंट एट c की। अब हम थोड़ा सा ओके, थैंक यू। आर बी इंटू बी, सो एम बी इक्वल्स टू माइनस आर बी इंटू बी। सो आर बी की वैल्यू कितनी है x अपॉन एल एंड b तो भी है मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर केस 2 मूवमेंट एट c। केस 2 दैट मीन्स अगर लोड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं, सो हम c पर अगर इधर से मूवमेंट निकालेंगे तो आर ए इंटू ए, चूँकि लोड तो हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा, तो मूवमेंट एट c विल बी इक्वल्स टू माइनस आर ए इंटू ए। सो आर ए की वैल्यू कितनी है हमारी एल माइनस एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये हमारे दोनों के दोनों मूवमेंट्स आ गए। यहाँ हम इसको और चेंज करके एक्स अपॉन एल और बी को हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम b को l माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों मूवमेंट्स आ गए हैं। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, हम बाउंड्री कंडीशंस कह सकते हैं कि जब हमारा लोड, जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे लोड की x की डिस्टेंस 0 से लेकर a तक पॉसिबल है, और सेकंड केस में हमारी जो लोड की पोजीशन है वो a से लेकर l तक पॉसिबल है। तो हम इसको सॉल्व करके बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं। सो फॉर केस 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट केस में जब हमारी x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स लोड कहाँ पर है a पॉइंट पर, तो उस केस में x की वैल्यू जब हमारी 0 है तो मूवमेंट एट c विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारे c पर मूवमेंट कितना आया था फर्स्ट केस के लिए, x अपॉन एल माइनस ए। सो x अपॉन एल माइनस ए, चूँकि हमें मालूम है हमारे x की वैल्यू कितनी है 0, तो अगर हम इसको 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्टली मूवमेंट क्या हो जाएगा 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू a, चूँकि फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू इससे आगे नहीं जा सकती, तो एम सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन एल माइनस ए। ये हमारा नेट मूवमेंट आ जाएगा c पर। दैट मीन्स हमारे जो x से ले 0 से लेकर a तक वैल्यू 0 से लेकर a अपॉन एल इंटू एल माइनस ए तक वेरी करेगी। सेकेंड फॉर केस 2 व्हेन
सेकंड केस में x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी। जब x की वैल्यू a है तो mc की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड केस में हमारा मूवमेंट कितना आया था? l माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए, एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू अगर हम a पुट कर देते हैं तो l माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम a पुट करेंगे तो l माइनस ए इंटू ए अपॉन एल। ओके, जबकि हम वैन x इज इक्वल्स टू एल, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? l तक। तो mc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई a, सो दैट विल बी 0। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पे बेस लाइन खींच लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो मूवमेंट कितना है? 0। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। जब x की वैल्यू हमारी a तक गई, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a मान लें, तो अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू a तक गई तो मूवमेंट कितना आया? मूवमेंट कितना आया हमारा? a अपॉन एल, एल माइनस ए। जबकि सेकेंड केस में जब हमारे x की वैल्यू l है, दैट मीन्स यहाँ पर तो मूवमेंट की वैल्यू 0 है, जबकि यहाँ पर l माइनस ए अपॉन एल सेम वैल्यू है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। ये हमारी मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू है, जहाँ पर हम मैक्सिमम मूवमेंट कितना आया है? मूवमेंट एट c इज इक्वल्स टू a अपॉन एल, एल माइनस ए। इसको हम अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो l माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? b। तो ए बी अपॉन एल, मूवमेंट एट c की वैल्यू ये भी हमने निकाल रखी है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई मूवमेंट एट c की।